हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट विद राहुल में आपका स्वागत है। ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल के इस पार्ट में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कि एनएलडीसी जो आपका SRAS सेकेंडरी रिस्पांस एंसिलरी सर्विस SRS का जो नोडल एजेंसी एनएलडीसी है, तो एनएलडीसी एंड पावर प्लांट के बीच कौन कौन सा डाटा का शेयरिंग होता है और जिस डाटा के बेसिस पे एनएलडीसी आपको सेट पॉइंट देता है, तो उस डाटा के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कि पावर प्लांट क्या क्या एनालॉग डाटा एनएलडीसी के साथ शेयर करता है। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा। और जो भी फ्रेंड्स अभी तक मेंबरशिप नहीं लिए हैं, कृपया मेंबरशिप लें। मेंबरशिप लेने से आपको एक एडवांटेज मिलेगा कि आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा और आपको जो भी डाउट हो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, मैं आपको उसमें रिप्लाई दूंगा। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, एनालॉग डाटा टू बी सेंट फ्रॉम पावर प्लांट्स टू एनएलडीसी, मतलब एनएलडीसी को जो पावर प्लांट डाटा शेयर करता है, जो आपका पावर प्लांट एसआरएस प्रोवाइडर बन चुका है, वो अपना डाटा एनएलडीसी को क्या क्या शेयर करता है उसको देखिए। एक होता है आपका यूनिट लोड सेट पॉइंट USLP, यूनिट लोड सेट पॉइंट ULSP होता है फ्रेंड्स, ULSP यूनिट लोड सेट पॉइंट, ये शेयर करते हैं। फिर आपका होता है रैंप लिमिटेड यूनिट लोड सेट पॉइंट RULSP, एक एक्चुअल जनरेशन, अभी प्लांट कितना एक्चुअल जनरेशन कर रहा है वो हम लोग डाटा शेयर करते हैं। फिर एक प्लांट का मैक्सिमम कैपेबिलिटी लिमिट कितना होता है कि प्लांट आपका कितना मैक्सिमम लिमिट जनरेट कर सकता है मेगावाट, तो कैप मैक्स होता है। एक होता है कैप मिनिमम, मतलब मिनिमम लिमिट कि उसके नीचे आपका पावर प्लांट लोड नहीं लेके जा सकता है, तो कैप मिनिमम। तो आपका जो भी लोड सेट पॉइंट होगा वो कैप मैक्स और कैप मिनिमम के बीच में ही होना चाहिए, इसको आपको इंश्योर करना है, नहीं तो आपको एनएलडीसी आपका एजीसी को सस्पेंड कर सकता है। मान लीजिए कि आपका यूनिट लोड सेट पॉइंट कैप मैक्सिमम से ज़्यादा आपने सेट कर दिया, मान लीजिए कि आपका कैप मैक्स आपने 500 रखा और कैप आपने 280 रखा मेगावाट। आपने क्या किया, गलती से यूनिट लोड सेट पॉइंट को 505 मेगावाट आपने रख दिया, तो एनएलडीसी क्या करेगा, देख रहा है कि भाई आपका यूनिट लोड सेट पॉइंट कैप मैक्सिमम से ज़्यादा हो गया, तो आपका एजीसी को सस्पेंड कर देगा। ठीक है, आपको एक आएगा मैसेज कि आपका एजीसी सस्पेंडेड हो गया। फिर अगर कैप मिनिमम आपने 280 सेट किया और लोड सेट पॉइंट को आपने यहाँ डाल दिया 275 मेगावाट, तो आपका क्या करेगा, वो सस्पेंड कर देगा। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। डेल्टा पी फीडबैक क्या होता है, जो आपका एनएलडीसी का किसी भी पावर प्लांट को जो सिग्नल भेजेगा बेस्ड ऑन दिस डाटा, वो डेल्टा पी होता है। तो डेल्टा पी क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर DF, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो होता है वो हम लोग इसको ऑटो में भी रखते हैं एंड मैनुअल में भी रखते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है कि आप जो एजीसी का जो डेल्टा पी आ रहा है उसको, मान लीजिए आपके पास 2 प्लांट है, तो 2 यूनिट में किस प्रकार से उस डेल्टा पी को आप डिवाइड कीजिएगा, वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। ये आप प्लांट जो प्लांट शिफ्ट इंजीनियर है उस पर डिपेंड करता है कि आप DF को मैनुअल में रखिए या ऑटो में रखिए। अगर आपके पास मान लीजिए कि 3 प्लांट हैं और आप तीनों प्लांट का एजीसी आप रिमोट में रखे हैं और उसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर भी आपका रिमोट में है, तो 1/3 मतलब 0.33, 0.33, 0.33 का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ले लेगा अगर ऑटो में। मैनुअल अगर रखते हैं तो फिर अपने हिसाब से आप इस प्रकार से उसको रखिए कि तीनों का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, तीनों का सम जो है वो 1 होना चाहिए। इसको ऑलवेज इंश्योर करना है कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर अमॉन्ग ऑल द यूनिट, अगर उसको आप सम करते हैं तो शुड बी 1 होना चाहिए। इसके बाद हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है और इसको ऑटो मैनुअल का क्या कंसेप्ट है। रिएक्टिव पावर, जो आपका रिएक्टिव पावर है जो कि पावर प्लांट कंज्यूम भी करता है एंड डिलीवर्ड भी करता है, इसके बारे में हम लोग डाटा शेयर करते हैं। आपका AVR वोल्टेज सेट पॉइंट, जैसे आपका 500 का क्या है 21 के भी हम लोग सेट पॉइंट डालते हैं या 20.8 के भी डालते हैं, तो ये आपका भी सेट पॉइंट हम लोग शेयर करते हैं एनएलडीसी के साथ। लो वोल्टेज साइड एक्चुअल वोल्टेज कितना है वो शेयर करते हैं। जनरेटर टरबाइन, आपका जो जनरेटर ट्रांसफार्मर है उसका टैप पोजीशन क्या है, इसको भी हम लोग शेयर करते हैं। तो इतना सारा डाटा शेयर करते हैं, तो बारी बारी से हम लोग हर डाटा का बारे में इसको डिस्कस करते हैं डिटेल से कि आपका ये सब क्या चीज़ होता है। एक होता है आपका यूनिट लोड सेट पॉइंट ULSP मेगावाट में, यूनिट लोड सेट पॉइंट। देखिए, इट इज द यूनिट वाइज मैनुअल एंट्री डन by the plant shift engineer or the operator in the digital control system DCS of the generating unit। देखिए, यूनिट लोड सेट पॉइंट क्या होता है,
यूनिट लोड सेट पॉइंट होता है कि ये आपका यूनिट वाइज मैनुअल एंट्री करते हैं। कौन इसको इंटर करता है? आपका जो प्लांट शिफ्ट इंजीनियर या प्लांट शिफ्ट ऑपरेटर जो होता है वो इसको इंटर करता है। कहाँ पे? जितना भी आपका जनरेटिंग यूनिट का जो डीसीएस सिस्टम होता है, डीसीएस सिस्टम में आप दिखेगा, अगर आप सीएमसी पेज में जाइएगा तो वहाँ पे एक आपको यूनिट सेट पॉइंट करके आएगा, जहाँ पे आप अगर एसएलडीसी जितना भी आपको लोड एसजी देता है उसके अकॉर्डिंगली आप वहाँ पे यूनिट सेट पॉइंट डालते हैं। फ्रेंड, यूनिट लोड सेट पॉइंट क्या होता है? जो आपका सीएमसी पेज में जो यूनिट सेट पॉइंट देखें वहीं पे हम लोग सेट पॉइंट डालते हैं। तो यूनिट लोड सेट पॉइंट होता है इज द एक्स जनरेटिंग यूनिट वैल्यू entered by the power plant shift engineer for each time block by adding the auxiliary power consumption of the unit to the X bus scheduled provided by the SLDC। आप CMC पेज में यूनिट सेट पॉइंट क्या डालते हैं? मान लीजिए कि आपको SLDC बोला कि आप 400 मेगावाट लोड का भी डिमांड है, ये हर आपको 15 मिनट टाइम ब्लॉक पे आपको SLDC प्रोवाइड करता है। तो आप यूनिट सेट पॉइंट में कितना डालते हैं? जितना आपको SLDC एक्स बस शेड्यूल दिया है प्लस उसमें आपका यूनिट ऑक्सिलरी पावर कंजम्पशन कितना APC, उसको भी ऐड करते हैं और दोनों को ऐड करने के बाद आप यूनिट सेट पॉइंट में उतना वैल्यू डालते हैं। मान लीजिए कि आपको SLDC बोला कि अभी 400 मेगावाट डिमांड है, तो आप यूनिट सेट पॉइंट में 400 डालते हैं? नहीं, आप यूनिट सेट पॉइंट में क्या डालते हैं कि जो एक्स बस शेड्यूल दिया प्रोवाइडेड बाय द SLDC प्लस उस यूनिट का ऑक्सिलरी पावर कंजम्पशन APC कितना है। मान लीजिए APC है उसका 25 मेगावाट है, तो 400 प्लस 25 425 आप मेगावाट डालते हैं। ये आपका यूनिट सेट पॉइंट होता है और ये यूनिट सेट पॉइंट का डाटा हम लोग SLDC को NLDC को प्रोवाइड करते हैं। फ्रेंड्स, सेकेंड डाटा जो आप शेयर करते हैं NLDC के साथ वो आपका रैंप लिमिटेड यूनिट लोड सेट पॉइंट URULSP। एक यूनिट लोड सेट पॉइंट होता है, एक रैंप लिमिटेड यूनिट लोड सेट पॉइंट होता है। तो RULSP देखिए क्या होता है। देखिए RULSP रैंप लिमिटेड यूनिट लोड सेट पॉइंट इज द एक्स जनरेटिंग यूनिट वैल्यू derived from the ULSP entered manually by the power plant shift engineers of each generating unit in the DCS system, calculated by adding the auxiliary power consumption of the unit to the X bus schedule provided by the आपका SLDC। देखिए यूनिट RULSP जो होता है कि इसका वैल्यू कहाँ से आता है? यह आपका यूनिट लोड सेट पॉइंट से आता है। यूनिट लोड सेट पॉइंट क्या है? समझ गए कि आपका जो जितना भी आपका एक्स शेड्यूल दिया है प्रोवाइडेड बाय द SLDC प्लस APC ऑक्सिलरी पावर कंजम्पशन कितना यूनिट का, दोनों का आप ऐड करते हैं तो वो आपका यूनिट लोड सेट पॉइंट हो जाता है। और यूनिट लोड सेट पॉइंट से आपको ये डाटा ड्राइव होता है। जनरली आपका जो रैंप अप जो होता है, रैंप अप या रैंप डाउन आप किसी भी यूनिट का, वो 1% ऑफ द टोटल जनरेटिंग कैपेसिटी मेगावाट पर मिनट। जैसे आपका अगर 1% होता है, ठीक है, 1% इससे ज़्यादा हो सकता है। अगर 500 मेगावाट का प्लांट है तो उसका जो रैंप अप रेट होता है 5 मेगावाट, क्योंकि 500 का 1% कितना होगा? 5 मेगावाट पर मिनट। ये उसका रैंप अप लोड होता है, रैंप अप रेट होता है। देन RULSP जो आपका रैंप लिमिटेड यूनिट लोड सेट पॉइंट जो है वह यूनिट वाइज कंटिन्यूअस रैंप रेट लिमिटेड सिग्नल प्रोड्यूस्ड बेस्ड ऑन द मैनुअल एंट्री डन बाय द पावर प्लांट ऑपरेटर्स और द इंजीनियर्स इन द डिजिटल कंट्रोल सिस्टम DCS ऑफ द जनरेटिंग यूनिट। और ये जो वैल्यू ड्राइव होता है वो आपका यूनिट लोड सेट पॉइंट से आता है। थर्ड डाटा जो हम लोग NLDC के साथ शेयर करते हैं वो एक्चुअल जनरेशन होता है। एक्चुअल जनरेशन क्या होता है? एक्चुअल जनरेशन इज द एक्स जनरेटिंग यूनिट वैल्यू अवेलेबल इन द DCS ऑफ ईच जनरेटिंग यूनिट। मतलब एक्चुअल जनरेशन आपका कितना हो रहा है, आपका जनरेटिंग यूनिट एक्चुअल में कितना जनरेशन कर रहा है, ये डाटा भी NLDC के साथ हम लोग शेयर करते हैं। फ्रेंड, फोर्थ डाटा जो हम लोग शेयर करते हैं NLDC के साथ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा होता है, ये कैप मैक्सिमम इन मेगावाट में। कैप मैक्सिमम मतलब क्या होता है? कैपेबिलिटी मैक्सिमम, मतलब उस यूनिट का मैक्सिमम कैपेबिलिटी। देखिए, इट इज द एक्स जनरेटिंग यूनिट कैपेबिलिटी
to be updated by the power plant operators by distributing the X generated declared capability amongst the on-bar generating unit and adding the auxiliary power consumptions. देखिए हर यूनिट का एक आप डिक्लेयर्ड कैपेसिटी आप डिक्लेयर करते हैं, नहीं डीसी भेजते हैं जो आपका डिक्लेयर कैपेसिटी होता है। डिक्लेयर कैपेसिटी मतलब क्या होता है? डिक्लेयर कैपेसिटी मतलब क्या होता है कि आपका यूनिट का जितना कैपेबिलिटी है माइनस यूनिट ऑक्सिलरी पावर कंजम्पशन, उसको आप माइनस करते हैं तो डीसी डिक्लेयर करते हैं। जैसे आपका अगर यूनिट मान लीजिए कि 500 मेगावाट का है, ठीक है। देखिए डीसी क्या होता है, मान लीजिए आपका यूनिट 500 मेगावाट का है, ठीक है। तो आप डीसी 500 तो दे नहीं सकते हैं। अगर आप डीसी 500 देते हैं इट मीन्स आपको एक्स बस जनरेशन 500 दिखाना पड़ेगा, आपको एक्चुअल में 500 देना पड़ेगा। और एक्चुअल में 500 देने के लिए आपको 500 प्लस उस यूनिट का ऑक्सिलरी पावर कंजम्पशन भी उसमें ऐड करना पड़ेगा। मतलब यूनिट सेट पॉइंट आपको एटलीस्ट 520 530 देना पड़ेगा। मतलब 500 यूनिट आप 530 पे चलाना होगा अगर आपको 500 देना होगा। तो ऐसा आप कर नहीं सकते हैं। अगर आपका यूनिट का कैपेसिटी मान लीजिए 500 मेगावाट का है और उसका मान लीजिए कि एपीसी जनरली अभी 6.25% है मान लेते हैं, तो 31 पॉइंट कितना हो जाएगा 25 मेगावाट, ये मान लीजिए उसका एपीसी है, यूनिट ऑक्सिलरी पावर कंजम्पशन। तो टोटल कैपेसिटी में अगर हम एपीसी को माइनस कर देंगे तो वो आपको होता है 468.75 मेगावाट, ठीक है। यही आपका डीसी होता है। आप इतना आप बोलते हैं कि ठीक है हम मैक्सिमम इतना कैपेसिटी डिक्लेयर कर सकते हैं, तो ये आपका डिक्लेयर्ड कैपेसिटी होता है, ठीक है। ये डीसी। और एसजी एक होता है, एसजी होता है शेड्यूल्ड जनरेशन, कि आपको एसएलडीसी देता है कि भाई अभी आपको इतना जनरेशन करना है। अभी आपको बोलेगा कि ठीक है आपको एसजी दिया 300 मेगावाट का, तो आप भले ही डिक्लेयर कर चुके हैं 468.75 मेगावाट का, लेकिन आपको अगर एसजी शेड्यूल जनरेशन आपको 300 मेगावाट देता है तो आपको 300 मेगावाट एक्स बस जनरेशन करना है। मतलब आपको यूनिट लोड सेट पॉइंट पे 300 जितना वो दिया प्लस ऑक्सिलरी पावर कंजम्पशन उसमें ऐड कर दीजिए, तो उतना आपका यूनिट लोड सेट पॉइंट होता है। तो आपका ऑक्सिलरी पावर कंजम्पशन माइनस करके टोटल 300 आपको दे देगा। तो ये होता है एक्चुअल मतलब शेड्यूल जनरेशन। और एक होता है एक्चुअल जनरेशन। एक्चुअल जनरेशन मतलब क्या होता है कि यूनिट एट ए टाइम अभी कितना जनरेशन एक्चुअल में कितना जनरेशन कर रहा है, मतलब वो एक्चुअल जो आपका वैल्यू होगा वो आपका एपीसी प्लस शेड्यूल जनरेशन दोनों को आप मिला दीजिएगा तो वो एक्चुअल जनरेशन होता है। तो 3 डाटा आपको मिलेगा, एक मिलेगा डीसी डिक्लेयर कैपेसिटी, एक मिलेगा एसजी शेड्यूल जनरेशन, एक मिलेगा एक्चुअल जनरेशन एजी एक्चुअल जनरेशन। तीनों में आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया कि डिक्लेयर कैपेसिटी मतलब क्या होता है कि आप यूनिट को कितना मेगावाट तक मैक्सिमम एक्स बस दे सकते हैं। तो वो जो वैल्यू होता है वो टोटल का यूनिट का कैपेसिटी माइनस एपीसी, इसको वैल्यू को माइनस कर दीजिएगा तो आपको डीसी निकल जाएगा। एसजी जो होता है ये डाटा आपको प्रोवाइडेड करता है एसएलडीसी, वो देख लेता है कि अभी ग्रिड में कितना डिमांड है, सप्लाई कितना है, उसके हिसाब से वो आपको एसजी देगा। तो एसजी आपको देता है एसएलडीसी कि मान लीजिए कि आपको 300 या 350 या 400 मेगावाट दिया, तो ये 400 मेगावाट जो भी आपको एसजी देता है ये आपको ग्रिड में आपको 400 भेजना है, ठीक है। बट आपको एक्चुअल जनरेशन तो उससे ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर आपको 400 दिया और आप 400 ही जनरेट कीजिएगा एक्चुअल जनरेशन, तो एक्चुअल ग्रिड में आपको कम जाएगा क्योंकि उसका प्लांट का अपना एपीसी भी तो होता है। तो अगर 400 एसजी मेंटेन करने के लिए आपका एक्चुअल जनरेशन 425 के एटलीस्ट आपको जनरेट करना पड़ेगा, तो वो होता है एक्चुअल जनरेशन, ठीक है। तो कैप मैक्सिमम आपको एक सेट करना है। ये कैप मैक्सिमम क्या होता है, ये एक्स जनरेटिंग यूनिट कैपेबिलिटी ऑफ द यूनिट होता है एंड टू बी अपडेटेड बाय द पावर प्लांट ऑपरेटर्स। ये कैसे अपडेट करेंगे, तो जो इस यूनिट का अपना एक्स बस डिक्लेयर्ड कैपेबिलिटी है प्लस उस यूनिट का कितना आपका एपीसी है, वो दोनों को ऐड कर दीजिए, वो आपका कैप मैक्स हो जाएगा। मान लीजिए कि आपको किसी एक यूनिट का आपको इंटर करना है कि कैप मैक्स कितना हम डालें, तो मान लीजिए कि उसका डीसी 468.75 है, मान लेते हैं 500 मेगावाट के केस में मान लेते हैं आपका डीसी इतना भेजे, प्लस इसमें एपीसी जोड़ दीजिए, वो आपका कैप मैक्स हो जाएगा। एंड कैप मैक्स टू बी इंटर्ड फॉर ईच एंड एवरी जनरेटिंग यूनिट, हर यूनिट का अपना कैप मैक्स आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा एंड टू बी इंटर्ड मैनुअल बाय द पावर प्लांट ऑपरेटर इन द डीसीएस ऑफ द जनरेटिंग यूनिट। आपको डीसीएस में ये कैप मैक्स का वैल्यू दिखाना पड़ेगा कि कैप मैक्स मेरा इतना है। तो कैप मैक्स समझ गए। आपको फिर कैप मिनिमम भी डालना पड़ेगा।
ये भी मेगावाट में इसका वैल्यू होता है। कैप मिनिमम होता है, इट इज़ द मिनिमम लिमिट वैल्यू टू बी इंटर्ड बाय द पावर प्लांट ऑपरेटर्स और इंजीनियर्स इन द DCS ऑफ ईच जनरेटिंग यूनिट, और दिस टू बी इंटर्ड फॉर ईच एंड इंडिविजुअल जनरेटिंग यूनिट के लिए। हर जितना भी यूनिट है सबके लिए इंडिविजुअल आपको कैप मैक्स और कैप मिनिमम डालना पड़ता है। तो कैप मिनिमम हो गया कि आपको मिनिमम लिमिट है कि हम इससे नीचे मेरा यूनिट नहीं जाएगा, हमको इससे नीचे आपको लोड नहीं लेके जाना है, तो मिनिमम लिमिट वैल्यू होता है, इसको भी इंटर्ड करना पड़ता है पावर प्लांट ऑपरेटर के द्वारा ही। नेक्स्ट है आपका कि RGMO FGMO गवर्नर इनपुट टू द गवर्निंग सिस्टम। देखिए ये आपका जो RGMO या FGMO जो है वो प्राइमरी फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स होता है, तो ये भी अपने हिसाब से एक्ट करता है। इसका भी सिग्नल जो होता है वो मेगावाट में आता है, और ये भी आपको गवर्निंग सिस्टम में ऐड कर देता है। जितना भी आपका लोड सेट पॉइंट होता है उसमें आप डायरेक्टली आप उसको ऐड करके कंट्रोल वाल्व को डायरेक्ट ओपन कर देता है। आपका जो RGMO या FGMO होता है वो डायरेक्टली कंट्रोल वाल्व को ऑपरेट करता है, जबकि AGC का जो होता है वो डायरेक्टली कंट्रोल वाल्व को ऑपरेट नहीं करता, वो थ्रू द CMC आपका पहले बॉयलर मास्टर को कमांड भेजेगा, फिर प्रेशर बढ़ाएगा, फिर धीरे धीरे आपका क्या होता है लोड इंक्रीज करता है। बट RGMO एंड FGMO जो प्राइमरी फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स होता है वो डायरेक्ट आपको कंट्रोल वाल्व को कमांड देगा और लोड को इंक्रीज और डिक्रीज तुरंत करेगा। ये इसका फास्ट रिस्पॉन्सिव होता है, तो इसका भी डाटा हम लोग NLDC के साथ शेयर करते हैं। और RGMO एंड FGMO का जो मैक्सिमम जो डाटा मैक्सिमम जो है वो 25 मेगावाट, मतलब 5% ऑफ द टोटल जनरेटिंग कैपेसिटी। जैसे 500 मेगावाट का है तो 500 का 5% कितना होता है 25। तो जब भी RGMO एंड FGMO एक्ट करेगा तो मैक्सिमम जो है वो आपका 25 मेगावाट इंक्रीज या डिक्रीज कर देगा। फ्रेंड जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डाटा जो हम लोग शेयर करते हैं NLDC के साथ वो डेल्टा P फीडबैक होता है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीडबैक वैल्यू होता है डेल्टा P। देखिए डेल्टा P क्या होता है, डेल्टा P सिग्नल शैल बी टेकन फ्रॉम द DCS ऑफ द यूनिट। यूनिट का जो DCS सिस्टम होता है वहाँ से हम इसको टेकन करते हैं। देखिए इन द यूनिट DCS द डेल्टा P वुड बी एडेड टू द RULSP इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द यूनिट AGC सेट पॉइंट। आप देखिएगा जैसे मैं आपको बाद में CMC पेज का पिक्चर लेके दिखाऊंगा कि आपका क्या होता है कि एक होता है RULSP, ये कहाँ से ड्राइव्ड होता है यूनिट लोड सेट पॉइंट से। इसमें अगर आपको डेल्टा P अगर आप ऐड कर दीजिएगा तो वो उस यूनिट का क्या होगा, फाइनल AGC सेट पॉइंट हो जाएगा। और ये डेल्टा P आपको कैलकुलेट होता है RTU में या DCS में आपको कैलकुलेट करता है, और यही सिग्नल आपको NLDC, ये सिग्नल कहाँ से आता है NLDC भेजता है ईच एंड एवरी आपका SRS प्रोवाइडर को। SRS प्रोवाइडर को जो सिग्नल भेजता है, AGC जो आपको सिग्नल किसी पावर प्लांट को भेजता है वो आपको डेल्टा P के फॉर्म में मिलता है, और यही डेल्टा P आपका यूनिट लोड सेट पॉइंट के साथ ऐड होके उस टोटल यूनिट का फाइनल AGC सेट पॉइंट निकालता है। आप जैसे आप यूनिट सेट पॉइंट डाले 400, आपको AGC का जो डेल्टा P आया 25, तो टोटल आपको जो सेट पॉइंट वहाँ से निकलेगा 425 निकलेगा। आप डाले हैं यूनिट सेट पॉइंट 400, लेकिन यूनिट का जो जनरेशन जो हो रहा है वो 425 होगा। क्यों? क्योंकि बीच में जो 25 मेगावाट कहाँ से आ रहा है, डेल्टा P से आ रहा है, और ये जो डेल्टा P कहाँ से आता है, ये NLDC भेजता है ईच एंड एवरी यूनिट को। और ये जो डेल्टा P डिपेंड किस पे करता है, जैसे मैं आपको बताया था, ये एरिया कंट्रोल एरर पे डिपेंड करता है। और एरिया कंट्रोल एरर किस पे डिपेंड करता है, तो टाई लाइन पावर डेविएशन एंड द फ्रीक्वेंसी डेविएशन पे, ठीक है। और ये डेल्टा P का जो वैल्यू ईच एंड एवरी प्लांट को जो आएगा वो डिपेंड करेगा किस पे, कस्टम्स पार्टिसिपेशन फैक्टर पे, कि किस यूनिट का जितना कस्टम्स पार्टिसिपेशन फैक्टर बेटर होगा उतना उसको डेल्टा P आएगा, और जिस यूनिट का कस्टम्स पार्टिसिपेशन फैक्टर जितना कम होगा उतना आपको डेल्टा P सिग्नल कम आएगा। लेकिन डेल्टा P के वैल्यू को भी हम लोग रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। पावर प्लांट जो कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर के द्वारा हम लोग उसको रिस्ट्रिक्ट करा देते हैं। भाई ऐसा नहीं है कि मेरा प्लांट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो बहुत ज़्यादा डेल्टा P आ जाए, आपका यूनिट ही अनस्टेबल हो जाएगा, आपका MS प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो यूनिट को स्टेबिलिटी को भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि डेल्टा P को भी रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। कहीं कहीं तो क्या होता है कि टोटल प्लांट यूनिट, ये यूनिट वाइज होता है। तो मान लीजिए एक यूनिट का कैपेसिटी मान लीजिए 500 मेगावाट है, तो 500 का 5% 25 हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा P 25 मेगावाट पे रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि कुछ भी हो जाए ग्रिड में, मेरा यूनिट में मैक्सिमम डेल्टा P जो आएगा वो AGC के द्वारा वो 25 मेगावाट ही आएगा, प्लस हो या माइनस हो, दोनों तरफ आ सकता है। ये तो आपका बाय डायरेक्शनल होता है,
प्लस भी जा सकता है, माइनस भी जा सकता है, लेकिन हम इसको लिमिट कर देंगे कि भाई 5% ऑफ द टोटल यूनिट जनरेशन कैपेसिटी जो है, उसका इंस्टॉल कैपेसिटी मान लीजिए 500 यूनिट है एक यूनिट का, तो 500 का 5% 25, मैक्सिमम जो कमांड है 25 प्लस माइनस दिया है, इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। अब अगर उसको 10% कर देंगे तो 50 मेगावाट प्लस माइनस आएगा। तो इसको भी हम लोग रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं ईच एंड एवरी इंडिविजुअल यूनिट का। तो अगर हम डेल्टा पी फीडबैक निकालेंगे तो दोनों का डिफरेंस कर देंगे, यूनिट एजीसी सेट पॉइंट और माइनस RULSP। नहीं, अगर डेल्टा पी निकालेंगे तो एजीसी सेट पॉइंट जो आपका फाइनल हुआ है और माइनस RULSP कर देंगे तो डेल्टा पी आपको निकल जाएगा। एंड और भी जो डाटा हम लोग शेयर करते हैं एनएलडीसी के साथ, वो होता है आपका रिएक्टिव पावर एक्चुअल एमभार। देखिए ये होता है रिएक्टिव पावर मीन्स पावर प्लांट जो होता है वो आइदर कंज्यूम करेगा या डिलीवर्ड करता है। ठीक है, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर एंड अपरेंट पावर पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया फ्रेंड, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट इलेक्ट्रिकल बोर्ड एंड टोटल पावर फेल्योर पे जाएं, आपको डिटेल वीडियो इसका मिल जाएगा। ठीक है, AVR वोल्टेज सेट पॉइंट होता है कि हम लोग AVR में कितना वोल्टेज सेट पॉइंट डालते हैं। जनरली 500 मेगावाट के लिए आपका 21 kV होता है, तो हम लोग इसके हिसाब से 20.8 20.6 kV हम लोग सेट पॉइंट AVR में डालते हैं। इसके हिसाब से आपका AVR वोल्टेज को रेगुलेट करता है। तो ये सेट पॉइंट पे हम लोग शेयर करते हैं। लो वोल्टेज साइड एक्चुअल वोल्टेज, हम लोग वोल्टेज एट द LV साइड ऑफ द जनरेटिंग यूनिट, ये भी हम लोग शेयर करते हैं। जनरेटर ट्रांसफार्मर टैप पोजीशन सेटिंग ऑफ द जनरेटर ट्रांसफार्मर, ये भी हम लोग उसको शेयर करते हैं। जनरली GT क्या करता है, 21 kV को जो भी आपका जनरेटर का आउटपुट है उसको टैप अप करके 400 kV वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा विच द पावर प्लांट शेयर विद द NLDC, वो आपका होता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, DF। मैं आपको बताऊंगा जब एक्चुअल इंटरफेस पेज में खोलूंगा AGC का, उसमें मैं आपको ये डिटेल से दिखाऊंगा वहाँ पे। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है, देखिए इट इज़ द फ्रैक्शन बाय व्हिच, ध्यान से समझिएगा इसको, दिस इज द फ्रैक्शन बाय व्हिच द पावर प्लांट ऑपरेटर डिवाइड्स द AGC रेगुलेशन सिग्नल डेल्टा P इन बिटवीन द जनरेटिंग यूनिट। ये एक फ्रैक्शन होता है, आपका जो DF जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, ये फ्रैक्शन होता है बाय विच पावर प्लांट ऑपरेटर डिवाइड करता है इसको। पावर प्लांट ऑपरेटर डिवाइड्स द AGC रेगुलेशन सिग्नल, AGC का रेगुलेशन सिग्नल क्या है, डेल्टा P है, तो डेल्टा P को डिवाइड करता है इन बिटवीन द जनरेटिंग यूनिट। जैसे मान लीजिए कि आपका उस पावर प्लांट में मान लीजिए कि 2 यूनिट A है एंड यूनिट B है। ठीक है, तो आप डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को मैनुअल में रख सकते हैं या ऑटो में रख सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को आप ऑटो में भी रख सकते हैं, मैनुअल में भी रख सकते हैं। अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑटो में आपने सेलेक्ट कर दिया तो इसका जो होगा 0.5 हो जाएगा, इसका भी 0.5 हो जाएगा। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो होना है, जितना भी जनरेशन यूनिट है, अगर आप उसमें डिवाइड करते हैं तो सबका सम आपका 1 होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आपका 2 ही यूनिट है तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का वैल्यू 1 होना चाहिए मैक्सिमम। तो 1 करने के लिए अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑटो में रखते हैं तो ऑटो में खुद से 0.5 ले लेगा। मीन्स जितना भी AGC का सिग्नल डेल्टा P आएगा, मान लिया आपको डेल्टा P आया 16 मेगावाट बढ़ाने के लिए, तो 8 मेगावाट ये ले लेगा, 8 मेगावाट ये ले लेगा खुद से। क्यों? क्योंकि आपने डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑटो में रखा है। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जैसे आपने ऑटो में रखा तो ये इसका 0.5 ले लेगा, 0.5 ले लेगा। तो जो भी AGC का सिग्नल आएगा, जो डेल्टा P आपको दोनों, अगर 2 यूनिट है तो दोनों यूनिट का एक वैल्यू आएगा। ऐसा नहीं दोनों यूनिट के लिए अलग अलग आएगा, दोनों यूनिट का एक वैल्यू आएगा। मान लीजिए आपको 16 मेगावाट आ रहा है तो आप चाह रहे हैं कि ये 2 यूनिट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑटो में रखें तो 0.5 ले लिया, तो जो भी डेल्टा P का वैल्यू आएगा ये 2 पार्ट इक्वली पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। 8 मेगावाट यूनिट A के लिए, 8 मेगावाट यूनिट B के लिए आएगा। ठीक है, अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑटो में रखते हैं। मान लीजिए कि आप इसको मैनुअल में रखें। ठीक है, मैनुअल में आपने रखा है इसको डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, आप सोचते हैं कि नहीं आप मुझे मैनुअल ही रखना है, मेरा 1 यूनिट में प्रॉब्लम है वो नहीं ले पाएगा, दूसरा यूनिट अच्छा है, तो हम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को मैनुअल कर देते हैं। मैनुअल में रखें तो मान लीजिए मैनुअल में आपने इसको रखा 0.2 और इसको आपको 0.8 रखना होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का सम 1 होना चाहिए, 1 से कम नहीं चलेगा या 1 से ज़्यादा नहीं चलेगा, दोनों का सम जो है आपको 1 होना चाहिए। तो मान लीजिए आपने मैनुअल में रखा, मैनुअल में आपने अब आपके ऊपर आ गया कि आप डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को कितना रखना चाहते हैं।
अगर आप इसको 0.2 रखे हैं तो इसको 0.8 रखना होगा, अगर इसको 0.4 रखें ए को तो इसको 0.6 रखना होगा। तो इस प्रकार से रखिए कि दोनों का सम जो है वो 1 होना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, दोनों का सम आपको 1 होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि मान लीजिए कि अभी आपका 20 मेगावाट का मान लीजिए डेल्टा पी का कमांड आया, ये तो दोनों यूनिट का कॉमन होता ही है, ये तो दोनों यूनिट का कॉमन है 20 मेगावाट। तो अभी आप जब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर मैनुअल रखे थे और इसको 0.2 सेलेक्ट किए थे, इसको 0.8 सेलेक्ट किए थे, तो 20 का 0.2 इसको 4 मेगावाट ही आएगा और इसको 16 मेगावाट कमांड आएगा। और ये आपके ऊपर है, इस पर आपको एनएलडीसी का कोई भी कमांड आएगा कि भाई आप इसको ऑटो में क्यों रखते हैं या मैनुअल में क्यों रखते हैं, ये आपके ऊपर है कि आप डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को ऑटो में रखें या मैनुअल में रखते हैं। आपको एनएलडीसी को मतलब है सिर्फ ये डेल्टा पी से 20 मेगावाट का कमांड आएगा। आप इसको 2 यूनिट में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो आप पे है, इस पे एनएलडीसी का कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा कि आप क्यों इसको मैनुअल में रखे हुए हैं। आप इसको मैनुअल में रखते हैं, जो भी आपको स्टेटमेंट रखना है। मान लीजिए कि आपका ए का कोल अच्छा नहीं है, आप देख रहे हैं ये लोड नहीं इंक्रीज कर पा रहा है या कुछ इसमें प्रॉब्लम आ गया है, आप इसको जो है रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं। अब बी का मान लीजिए प्लांट का कोल अच्छा है, ये तुरंत लोड बढ़ा सकता है, तो आप डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को मैनुअल लेके चेंज कर दीजिए, इसको 0.2 इसको 0.8। तो अगर जो भी डेल्टा पी आएगा उसका 0.2 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, उतना ही मेगावाट ए में आएगा, उतना मेगावाट बी में आएगा। अगर आप इसको ऑटो में रखते हैं तो ऑटो में 0.5 खुद से ले लेगा, तब 20 जो भी आता है 10 लेता है। यही आपका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है। मान लीजिए अगर आपका 3 यूनिट रहता, मान लीजिए अगर आपका 3 यूनिट होता, मान लीजिए कि ए बी एंड सी, और अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑटो में रखते हैं तो फिर 1 को 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, सिंपल। उस पूरा पावर प्लांट में मान लीजिए 3 यूनिट है, तब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इसको 0.33 आएगा, 0.33, ठीक है, 0.33 आएगा अगर आप इसको ऑटो में रखते हैं। तो जितना भी डेल्टा पी आएगा आपका एडीसी का सिग्नल, वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। मान लीजिए आपको 15 मेगावाट आया, ठीक है, तो 5 5 5 और खुद से डिवाइड हो जाएगा। आप इसको ऑटो में रखें। मैनुअल में अगर रखते हैं, तो मान लीजिए मैनुअल में आप रखते हैं तो अपने हिसाब से आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। अगर आप इसको मैनुअल में रखते हैं, मान लीजिए आपने मैनुअल में ले लिए, मैनुअल में इसको रख लिए, मान लीजिए 0.2, इसको 0.3, इसको 0.5। मैनुअल में आपको लेना है तो आपको ऐसा करना होगा कि तीनों का सम आपको 1 होना चाहिए, ठीक है। तीनों का सम देखिए 1 तो हमेशा आपको मेंटेन करना है, चाहे 4 यूनिट हो या 5 यूनिट हो। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर अगर मैनुअल में लेते हैं तो आपको इस प्रकार से उसको मैनुअल जो फ्रैक्शन में डिवाइड कीजिए कि सबका सम जो है वह 1 हो जाए। अब जो भी मेगावाट आएगा, मान लीजिए आपको 20 मेगावाट का आया डेल्टा पी, तो 20 इंटू इसको 4 आएगा, इसको 6 आएगा, इसको 10 आएगा मेगावाट, अपने अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। फ्रेंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको जानना चाहिए कि एजीसी को आप लोकल में भी रख सकते हैं या रिमोट में भी रख सकते हैं। एक आपका यूजफुल इंटरफेस होता है जो आपका डीसीएस सिस्टम में, जहां आपको रिमोट एंड लोकल रहेगा। अगर आपका 0 है तो आपका लोकल, 1 है तो आपका रिमोट। तो एक आपको बटन रहता है लोकल रिमोट। तो एजीसी को आप लोकल में भी रख सकते हैं एंड रिमोट में भी रख सकते हैं, लेकिन दोनों में द मैनुअल चॉइस टू टेक द यूनिट इनटू रिमोट और द लोकल इज विद द पावर प्लांट ऑपरेटर्स थ्रू द डीसीएस। ये पावर प्लांट ऑपरेटर के चॉइस पे है कि आप यूनिट को यूनिट के एजीसी को आप रिमोट में रख सकते हैं या आप लोकल में रख सकते हैं। इसके लिए आपका एक इंटरफेस बना रहता है, आप उसमें रिमोट या लोकल जिस पे भी आपको मन है आप उसमें रख सकते हैं। अगर आप रिमोट में रखते हैं तो रिमोट का मतलब क्या होता है? रिमोट मीन्स क्या होता है, जो आपका एजीसी का जो फाइनल आउटपुट है डेल्टा पी इज एडेड with the RULSP before processing the signal with the maximum and the minimum limit and further sent it to the master control। अगर आपका रिमोट में आप रखते हैं, रिमोट मतलब क्या होता है? रिमोट मतलब क्या होता है कि इफ योर यूनिट इज इन रिमोट, मतलब अगर आपका यूनिट का एजीसी आप रिमोट में है, मीन्स इट इज रेडी टू एक्सेप्ट एंड रिस्पॉन्ड टू द एजीसी सिग्नल्स। आपका जो एजीसी सिग्नल्स है आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और उस पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप रिमोट में रखते हैं तो जो एजीसी का जो सिग्नल है डेल्टा पी, इसको आप एक्सेप्ट कर रहे हैं और इस पर आप रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं। तो रिस्पॉन्ड कैसे कर रहे हैं?
तो अगर आपका एजीसी रिमोट में है तो आपका डेल्टा पी जो है वो आपका RULSP में ऐड हो जाएगा। मतलब आपका जो फाइनल यूनिट जो एजीसी का जो सेट पॉइंट होगा वो RULSP, जो आप ULSP जो डालते हैं मैनुअल एंट्री करते हैं, और प्लस जो डेल्टा पी एजीसी के थ्रू आ रहा है, वो दोनों ऐड होके और इसके बाद ये प्रोसेसिंग करता है। एक आपका कैप मैक्स और कैप मिनिमम लिमिट है, इसके थ्रू होके गुजरता है कि दोनों का जो प्लस है वो कैप मैक्स और कैप मिनिमम के बीच में है कि नहीं, इससे प्रोसेस करता है। और इसके प्रोसेस करने के बाद ये फिर मास्टर कंट्रोल को जाता है कि ठीक है अब आप लोड को इंक्रीज कीजिए। इसलिए आप कैप मैक्स और कैप मिनिमम हम लोग डिक्लेयर करते हैं। तो अगर आपका एजीसी रिमोट में है तो आप एजीसी का जो सिग्नल है डेल्टा पी उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसको आप RULSP के साथ ऐड कर रहे हैं। ऐड करने के बाद उस सिग्नल को हम लोग जो कैप मैक्स और कैप मिनिमम है उससे प्रोसेस करवाते हैं और उसके बाद फर्दर उसको हम लोग मास्टर कंट्रोलर के पास भेज देते हैं फर्दर प्रोसेसिंग करने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आप एजीसी को लोकल में लेते हैं, अगर लोकल मोड में लेते हैं तो आपको एजीसी का जो डेल्टा पी जो होगा वो आप रिसीव नहीं करेंगे। मीन्स RULSP प्लस डेल्टा पी आपका 0 हो जाएगा उसी समय। अगर आप लोकल में रखते हैं एजीसी को तो योर यूनिट विल नॉट रिसीव एनी सिग्नल फ्रॉम द एजीसी। एजीसी से आप कोई भी सिग्नल आप रिसीव नहीं कीजिएगा। मीन्स आपका डेल्टा पी 0। तो आप आप पे चॉइस करता है कि आप यूनिट को एजीसी लोकल में रखते हैं या रिमोट में रखते हैं। मान लीजिए कि आपका ऑन साइट प्रॉब्लम आ गया या नन रेडीनेस टू एक्सेप्ट द एजीसी सिग्नल है, या आपका कम्युनिकेशन फेल्योर हो गया NLDC और यूनिट के साथ, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप यूनिट को लोकल में रख सकते हैं। और जैसे आप लोकल में रखते हैं तो एजीसी का कोई भी सिग्नल आपके यूनिट में नहीं आएगा, NLDC आपको कोई भी सिग्नल नहीं भेजेगा। तो फ्रेंड, पावर प्लांट अपना कुछ डाटा NLDC के साथ शेयर करता है, तो NLDC भी आपको डाटा देता है पावर प्लांट को। वो डाटा मेन इंपॉर्टेंट जो डाटा रहता है वो एजीसी सेट पॉइंट होता है। ये एजीसी सेट पॉइंट हर जो जनरेटिंग यूनिट जो आपका SRS प्रोवाइडर बन चुका है सबको ये डाटा भेजता है। ये डाटा एजीसी का जो मेन डाटा जो पावर प्लांट को भेजता है वो आपका डेल्टा पी के फॉर्म में रहता है कि आपको डेल्टा पी इतना भेज रहा है। वो एक यूनिट को डेल्टा पी भेजता है, एक पार्टिकुलर एक जनरेटिंग यूनिट को डाटा नहीं आता, वो एक पूरा यूनिट को आता है। उस मान लीजिए कि उस पावर प्लांट में 4 यूनिट है तो चारों यूनिट का कंबाइंड डाटा आपको एजीसी भेजेगा और उसके बाद एक डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के बेसिस पे हर यूनिट को अपना अपना डेल्टा पी जाता है, ठीक है। तो अगर आप टोटल पावर प्लांट का डेल्टा पी निकाल लीजिए और उसको डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से अगर आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो हर यूनिट का अपना डेल्टा पी निकल जाता है। तो प्लांट का अगर हमको डेल्टा पी निकालना हो, जो कि एक इंपॉर्टेंट सिग्नल होता है एजीसी का, जो कि हर प्लांट को आता है, वो आता है कि प्लांट का एजीसी सेट पॉइंट कितना है माइनस प्लांट का RULSP कितना है। ये दोनों का अगर डिफरेंस निकाल दीजिएगा तो प्लांट का डेल्टा पी निकलेगा। और अगर हम लोग यूनिट वाइज डेल्टा पी निकालना होगा तो यूनिट वाइज डेल्टा पी निकालने के लिए है कि पूरा प्लांट का डेल्टा पी निकाल लीजिए, मल्टीप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कर दीजिए, मल्टीप्लाई एजीसी रिमोट एंड लोकल कर दीजिएगा, तो आपको ये निकल जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट डाटा आपको NLDC भेजता है। दूसरा एजीसी सस्पेंड स्टेटस, क्योंकि एजीसी आपको कभी कभी सस्पेंड भी हो जाता है। जैसे आपका मान लीजिए कि कम्युनिकेशन फेल्योर हो गया, क्योंकि एजीसी जो आपका नोडल एजेंसी कौन है, आपका NLDC है। तो NLDC और आपके पावर प्लांट के बीच एक कम्युनिकेशन होता है। अगर मान लीजिए कि कम्युनिकेशन फेल्योर हो गया तो आपका एजीसी सस्पेंड हो जाएगा। दूसरा है क्या कि अगर उसका सॉफ्टवेयर है उसको अगर रिबूट कर रहा है तो एजीसी सस्पेंड हो जाएगा। अगर उसका अपडेशन कर रहा है, सॉफ्टवेयर का अपडेशन अगर करेगा तो NLDC आपका एजीसी को सस्पेंड कर देता है। ये आपको स्टेटस दिखाता रहेगा। तो फ्रेंड, ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल के इस पार्ट में आपने देखा कि किस प्रकार पावर प्लांट अपना डाटा NLDC के साथ शेयर करता है और NLDC का क्या डाटा पावर प्लांट को आता है, और बेस्ड ऑन दिस डाटा आपका NLDC और पावर प्लांट के बीच कम्युनिकेशन होता है और काम होता है। इसमें आपने देखा कि ULSP क्या होता है, RULSP क्या होता है, कैप मैक्सिमम और कैप मिनिमम क्यों देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का आपने देखा डिटेल से कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है, एजीसी रिमोट एंड लोकल का क्या स्टेटस है कि रिमोट में रखने से क्या होता है, लोकल में रखने से आपका क्या होता है, ठीक है। तो सारा डिटेल आपको इस वीडियो में मैंने आपको बताया। एजीसी का जो नेक्स्ट पार्ट है मैं आपको बताऊंगा कि लॉजिक क्या है, कि किस लॉजिक के तहत आपका एजीसी वर्क करता है। पूरा डिटेल से मैं आपको इसका लॉजिक बताऊंगा। तो अगर आपको इस पार्ट में कुछ भी कंफ्यूजन है, कुछ भी अगर डाउट है तो जरूर कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई दूंगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें।
थैंक यू।